नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लगातार हमारे चैनल को प्यार देते जा रहे हैं और राखी का विशेष पर्व निकल चुका है और जैसे जैसे राखी निकल रही है मौसम हमारा अब बदलने वाला है। मौसम बदलेगा, देश की राजनीति भी बदलने का मूड बना रही है। आज इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई है हमारी, और इस तीसरी बैठक का औचित्य जो निकल के आया वो समझ में यही आया है कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे अलग अलग चैनल्स के द्वारा कि गठबंधन के साथी शामिल नहीं होंगे, केजरीवाल जी और कांग्रेस के बीच में कुछ अलगाव की बातें दिखाई दे रही थी, लेकिन इन सब चीज़ों को उन्होंने घटा बता दिया। एक तरीके से प्री प्लान तरीके से मीडिया द्वारा चलाया गया प्रायोजित कार्यक्रम बता दिया। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ने इस पूरे कार्यक्रम को होस्ट किया और आगे बढ़ाया, पूरा का पूरा प्लान जो कह सकते हैं कि मोदी जी का जो पूरा प्लान था कि कैसे शरद पवार जी को ले आया जाए भाजपा के साथ में, वो प्लान एक तरीके से चौपट हो गया। और राहुल गांधी जी के बारे में एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर हो गई कि वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में निकल के सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है, ना किसी पद को पाने की इच्छा है। वही आप देखिए नीतीश कुमार जी, लोग कहते थे महत्वाकांक्षी हैं नीतीश कुमार जी, अब महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, लेकिन पूरे कार्यक्रम में आज ये तीसरी बैठक थी, तीनों बैठक कंप्लीट हो गई। तीनों बैठक के बाद कभी ये नहीं लगा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मुझे ये पद चाहिए। बहुत सारे विपक्षी जो दल हैं, सत्ताधारी दल है, वो ये कहते हैं कि कौन संयोजक होगा इसका, कौन करता धरता होगा, लेकिन आप देखो मतलब कैसी प्लानिंग के साथ जो गठबंधन है इंडिया नाम से काम कर रहा है, एक भी बार मौका नहीं दे रहा है। सत्ता पक्ष के अंदर घबराहट इसी बात की है, भाजपा के अंदर जो घबराहट है उसी बात की है कि आखिर कैसे विपक्ष एक साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा कि पहली जब बैठक हुई थी और उसके बाद अजीत पवार जी एनसीपी तोड़ के चले गए थे भाजपा के साथ, तो ऐसा लगा होगा भाजपा के लोगों को कि अब महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार जी की ताकत कम हो गई है। लेकिन आप देखिए शरद पवार जी ने किस तरीके से दोबारा इस पार्टी को खड़ा किया, और अजीत पवार जी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार मिलने आना पड़ा। एक ताकत है शरद पवार जी की महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी तरफ आप देखिए शरद पवार जी के साथ कौन लोग शामिल हैं, शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे साहब का। उद्धव जी का जो वहाँ पे कल्चर है, या कह सकते हैं वहाँ के कल्चर के साथ से उद्धव जी अपने आप को बहुत फिट महसूस करते हैं, क्योंकि बाला साहब जी के पुत्र हैं और बाला साहब जी का बहुत ज़्यादा सम्मान है वहाँ महाराष्ट्र के अंदर। अब जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी गए हैं भाजपा के साथ, अजीत दादा गए हैं भाजपा के साथ, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर ये दोनों लोग मिलकर भाजपा को कुछ अच्छा कर पाएंगे जनता के बीच में? मेरे बहुत सारे मित्र बॉम्बे में रहते हैं, एक दो जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, पत्रकारिता का भी काम करते हैं। उनसे हमने बात कही और पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बोला कि देखो अभी तक तो ये था कि एनसीपी शरद दादा और अजीत दादा दोनों थे, अजीत दादा का भी सम्मान था उसमें। शिवसेना के अंदर भी यही चीज़ चल रही थी कि नहीं, एकनाथ शिंदे जी भी प्रभावी नेता हैं, उनका भी वर्चस्व उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन ये बगावत करने के बाद जनता का मूड अचानक बदल गया है वहाँ पर। एकनाथ शिंदे जी को भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। जब एकनाथ शिंदे जी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक मतलब आप देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पहले एकनाथ शिंदे जी को तोड़ा, लेकिन उन्हें लगा कि इससे कोई हल नहीं होने वाला है, उल्टी जनता नाराज होती जा रही है, तो एक और गलती कर दी, एनसीपी को तोड़ दी। शरद पवार जी उस जमाने के नेता हैं जब ये सारे जो नेता हैं ना, ये नेता नगरी करना सीख रहे होंगे, उस जमाने के नेता हैं। और जैसे माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को, माननीय नेताजी को धोबी पछाड़ के लिए जाना जाता है कि उनकी राजनीति इस तरीके से वो करते हैं या करते थे वो
कि कोई सानी नहीं था उसका। सब मानते हैं कि नहीं, नेताजी की राजनीति करने का जो तरीका है, जो उनकी पछाड़ है, जो शतरंज की बिसात को चलते हैं ना, जो बिसात पे प्यादों को चलते हैं, वजीर को चलते हैं, कोई नहीं सीख पाया। ऐसी महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार जी की स्थिति है। इतना अनुभव, इतना एक्सपीरियंस उनके पास इस काम को करने का। उन्हें मालूम है कि कब किस समय उनको कौन सा काम करना है, कौन सी राजनीति करनी है, कौन सी चाल चलनी है। ये उम्र का फायदा है उनके साथ। तो महाराष्ट्र की जनता आज एकनाथ शिंदे जी को दरकिनार कर चुकी है, अजीत दादा को दरकिनार कर चुकी है। भाजपा की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो उन नेताओं को अपने साथ ला रही है जिनको सोच रही थी कि आने से शायद हमें महाराष्ट्र में कुछ भला हो जाएगा, लेकिन ऐसा भला होता नहीं दिखाई दे रहा। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो माननीय सुश्री मायावती जी ने ऐलान किया है कि वो अकेले लड़ेंगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अंतिम समय तक आते आते बसपा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी। क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि जो नेता हैं, बचे कुचे जो बसपा के नेता हैं, उनके अंदर ये मालूम होना, ये लगता है कि जब तक हम लोग अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, जीतना तो बहुत दूर की बात है। और हारने के लिए चुनाव, कोई चुनाव नहीं लड़ता, कोई व्यक्ति हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। वो जमाने लगते हैं कि सब निष्ठावान थे, अब सब जीत के सत्ता में जाना चाहते हैं। तो जब जीतेंगे तभी तो सत्ता में जाएंगे, जब सत्ता में जाएंगे तभी उनको कोई ना कोई मंत्रालय मिलेगा, तभी तो वो डीलिंग कर पाएंगे ना। जब हार जाएंगे तो डीलिंग क्या करेंगे जाके? तो सब जीतने की फिराक में, और जीतने के लिए वो सब कुछ करेंगे, अलायंस में भी आने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात रहेगी अगर अलायंस में आते हैं तो। दूसरी चीज, जिस तरीके से लोकतंत्र की बातें चल रही हैं आज, उसमें राहुल गांधी परफेक्ट नेता के रूप में निकल के आ चुके हैं। बहुत सारे चैनल उनको अलग अलग नामों से पुकारते थे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे पिछले 5-6 महीने से उनको मीडिया के अंदर एक कवरेज मिलने लगा है। सोशल मीडिया तो कवरेज देती थी, अब जो कथित तौर पे जिनको मोदी मीडिया कहा जाता है, वो मीडिया भी अब राहुल गांधी को कवरेज दे रही है। तो कहीं ना कहीं तो बदलाव है मीडिया के अंदर भी। ये लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस भी आ सकती है। तो अब वो बीचों बीच रह के काम करें ना, तो इधर का काम करें ना उधर का काम करें। अभी कुछ दबाव रहेगा मीडिया चैनल्स के ऊपर, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे चुनाव आएगा, आप देखना किस तरीके से वो कांग्रेस और स्पेशली राहुल गांधी के ऊपर फोकस करके प्रोग्राम सेट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बता रहे हैं। बाकी इटावा लोकसभा की पल पल की जानकारी हम आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी से एक नाम बहुत क्लियर कट हो चुका है। वर्तमान में भी जो सांसद हैं माननीय कठेरिया जी, उनके बराबर का इटावा लोकसभा में भाजपा के अंदर कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा। लोग बुराई कर सकते हैं उनकी, लेकिन ऑप्शन कहाँ से लाओगे? मेन चीज़ है ऑप्शन कहाँ से लाओगे? उन्होंने जो काम किए, लोग कह सकते हैं, उनके विरोधी कह सकते हैं कि नहीं कोई काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन कुछ काम उन्होंने किए हैं, जनता उनको समझ रही है। अगर समाजवादी दल से कोई ऐसा चेहरा नहीं आया जो प्रभावशाली हो, जनता में जिसकी पकड़ हो, तो इसमें कोई दौरा नहीं है कि इटावा की लोकसभा सीट फिर से भाजपा जीत जाए। और इसमें भी कोई दौरा नहीं है कि रामशंकर कठेरिया जी ही चुनाव लड़ें। कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उनके बराबर का भाजपा पर भी कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। नाम चलते रहेंगे, चर्चा में आता रहेगा, और समाजवादी दल से भी 2-3 नाम चल रहे हैं इस समय। विधानसभा में नाम उनका चल रहा था, लेकिन विधानसभा उनको मिली नहीं। अब वो लोकसभा की तैयारी में लगे हैं, लेकिन जनता के बीच में नहीं है। सबसे बड़ी कमी है क्या कि जो लोग भी आवेदन कर रहे हैं, जो लोग भी टिकट मांग रहे हैं समाजवादी दल से, जिनके भी नाम अभी निकल के आए हैं, उनमें से जनता नहीं जानती उनको। जब तक जनता नहीं जानेगी तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते। पैसा खर्च कर सकते हो, 2 करोड़ 4 करोड़ जितना भी आप पैसा चुनाव में खर्च करना चाहो कर दो, लेकिन चुनाव जीतने के लिए आपको जनता की पकड़ होना बहुत जरूरी है। और जब तक जनता की नब्ज आप नहीं पकड़ पाओगे, पार्टी का कैडर वोट आप कब तक आपके साथ रहेगा? कितना वो जिता नहीं सकता।
आपको लड़ाई ला सकता है, लेकिन जीतने के लिए आपको अपना पर्सनल व्यक्तिगत वोट चाहिए। जैसे पटना विधानसभा जीतने के लिए माननीय राघवेंद्र गौतम जी जो विधायक हैं इस समय, उनका पर्सनल वोट था। 15 से 20 हज़ार वोट उन्होंने अपना ट्रांसफर करवाया। जो देखने को आया, लिखा पढ़ी में भी है, वो महिला ब्लॉक जो उनका बसपा का कैडर हुआ करता था, बसपा का वोट हुआ करता था, वो समाजवादी दल में आया माननीय राघवेंद्र गौतम जी की वजह से। तो ऐसे नेता की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, अभी तक तो एक ही नाम हमें समझ में आ रहा है, वो वर्तमान में सांसद हैं। आगे अगर कुछ भाजपा फेरबदल करती है तो देखा जाएगा, लेकिन भाजपा के सामने चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी दल को किसी एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करना होगा जो वास्तविकता में जनता के बीच में रहता हो, जनता की बात करता हो और जनता के मुद्दों को समझता हो। हवा हवाई नेता इटावा लोकसभा की सीट नहीं निकाल पाएगा। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई भी किसी भी दल का नेता जब तक जनता के बीच का नहीं होगा, वो इटावा लोकसभा नहीं निकल पाएगा। इसको आप लिख लीजिए। बाकी इसके ऊपर प्रोग्राम बनाते रहेंगे। आपको हमें दीजिए इजाज़त, और जो भी प्रोग्राम में आपको ऐसा लगता हो कि आपको मुझे सलाह देने की ज़रूरत है, आप कमेंट जरूर कर दीजिए हमें। अगर मेरा नंबर है आपके पास तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिए, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ सुधार करूँगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार। हैं रामशंकर